लड़के का नाम नवाब है, पर उसकी जिंदगी का हाल बेहाल है। पिता की छोड़ी हुई प्रिंटिंग प्रेस अब बस नाम भर रह गई है। उस टूटते सपने को बचाने के लिए नवाब मशहूर शायर अजीज को ढूंढने निकलता है। तलाश के दौरान वह अजीज की बेटी से प्यार करने लगता है, जिसके बाद कहानी में आते हैं ऐसे ट्विस्ट जो सबको चौंका देता है। कहानी 1998 की दिल्ली से शुरू होती है। पिता की मौत के बाद उनका मुस्ताकबिल प्रिंटिंग प्रेस बड़ा बेटा नवाबुद्दीन संभाल रहा है। इस प्रेस में सिर्फ उर्दू छपती है। जब नवाब के छोटे भाई जुम्मन के पास एक आदमी हिंदी कहानी छपवाने आता है, तो नवाब साफ मना कर देता है। इस बात पर वह आदमी और जुम्मन दोनों नाराज हो जाते हैं। जुम्मन का मानना है कि नवाब शायरी और कहानियों में उलझा है, इसलिए बिजनेस डूब रहा है, लेकिन नवाब अपनी जिद नहीं छोड़ता। इसी बीच नवाब को प्रेस में अजीज नाम का जिक्र मिलता है। वह अपनी मां से पूछता है, पर मां कुछ नहीं बताती। फिर वह पिता की दोस्त खादीजा के पास जाता है, जो रेडियो में काम करती थी। खादीजा बताती है कि अजीज बेग कभी बहुत बड़े शायर थे और लोग उनकी शायरी के दीवाने थे। बचपन में नवाब का परिवार भी उन्हें सुनने जाता था, लेकिन अचानक उन्होंने लिखना छोड़ दिया और सबसे रिश्ता तोड़ लिया। खादीजा उसे अजीज की एक शायरी और फोन नंबर देती है। नवाब वह शायरी अपने किराएदार को दिखाता है, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती है। किराएदार शायरी पढ़कर कहता है कि यह सिर्फ कविता नहीं, प्रेस को बचाने का रास्ता भी हो सकती है। उधर जुम्मन घर की तंगी को लेकर फिर नवाब पर भड़क जाता है और 3 महीने का बिजली बिल पकड़ा देता है। रात भर नवाब सो नहीं पाता और अजीज की शायरी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वह दिए गए नंबर पर फोन करता है। फोन अजीज की बेटी उठाती है। नवाब बताता है कि वह प्रिंटिंग प्रेस से है और अजीज साहब की शायरी छापना चाहता है। लड़की उसे पंजाब के मलेरकोटला आकर मिलने को कहती है और काली शेरवानी पहनकर आने को भी बोलती है। मिलने के उत्साह में नवाब किराएदार से एडवांस किराया लेता है और उसकी काली ड्रेस पहनकर निकल पड़ता है। मलेरकोटला पहुंचकर वह इंतजार करता है। तभी लड़की आती है। उसका नाम मन्नत है, जो अजीज बेग की बेटी है। वह नवाब को बस में बैठाकर बताती है कि अजीज अब शायरी नहीं लिखते और नहीं चाहते कि कोई उसे छापे। नवाब कहता है कि यह बात फोन पर भी बताई जा सकती थी। मन्नत जवाब देती है कि फोन पर कहते तो आप बार बार पूछते, इसीलिए बुलाया। वह दरगाह की जियारत करने की सलाह देकर चली जाती है। नवाब हार नहीं मानता और पूछते पूछते अजीज की दुकान तक पहुंच जाता है। अजीज अब मैकेनिक की दुकान चलाते हैं, लेकिन खाली समय में कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। नवाब उन्हें लिखते देख कहता है कि सुना था आपने लिखना छोड़ दिया, पर आपकी कलम अभी भी चल रही है। नवाब का अंदाज अजीज को पसंद आता है और वह उसे चाय पर घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर नवाब मजाक में कहता है कि नाम उसका नवाब है, पर असली नवाब तो अजीज हैं। अजीज बताते हैं कि उनके पिता सच में नवाब थे। बातचीत में नवाब पूछता है कि इतनी मशहूर शायरी होने के बाद भी वह छपवाते क्यों नहीं। अजीज कहते हैं कि वह छपने के लिए नहीं, अपने दिल के लिए लिखते हैं। तभी मन्नत घर आती है। अजीज नवाब से उसकी पहचान कराते हैं, जबकि दोनों पहले मिल चुके होते हैं। मन्नत, जो एक स्कूल टीचर है, नवाब को देखकर खुश नहीं होती। उधर नवाब अजीज का शिष्य बनकर शायरी सीखना चाहता है और उन्हें अपनी लिखी पंक्तियां भी सुनाता है। यह देखकर मन्नत कहती है कि कोई इतना बड़ा मेहमान भी नहीं आया जिसे इतने कीमती कपों में चाय दी जाए, और वह कप बदल देती है। जब वह चाय लेकर लौटती है, तब तक नवाब जा चुका होता है। अजीज उसे बताते हैं कि नवाब उनका शागिर्द बनना चाहता है और उसे कल फिर आने को कहा है। रात में नवाब की मुलाकात भूरे से होती है और दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं। रहने की जगह ढूंढते हुए नवाब को भूरे एक लॉज में ठहरा देता है। अगले दिन अजीज मन्नत को बताते हैं कि अमृतसर के एक स्कूल में उसकी नौकरी लग गई है, जहां 4000 सैलरी मिलेगी। मन्नत पूछती है कि उनके जाने के बाद वह अकेले कैसे रहेंगे। अजीज हाथ की रेखाएं दिखाकर कहते हैं कि उनका वक्त ज्यादा नहीं बचा, इसलिए उसे अपनी जिंदगी के लिए किसी साथी की तलाश करनी चाहिए। मन्नत बताती है कि उसने पहले भी अपनी पसंद का इंसान चुना था, लेकिन वह साथ नहीं रहा। इससे साफ होता है कि उसकी पहले शादी हो चुकी है। सुबह नवाब अपने भाई जुम्मन को फोन करता है। 2 दिन बाद जुम्मन बात करते हुए ताना मारता है कि क्या नया ठिकाना मिल गया जो घर की याद नहीं आती। नवाब बताता है कि उसे अजीज मिल गए हैं और उनके साथ रहकर शायरी सीखने से जिंदगी बदल सकती है। रात को दरगाह में नवाब की मुलाकात फिर मन्नत से होती है। वह कहता है कि आपने तो कहा था आपके पिता लिखते नहीं, जबकि वह आज भी लिखते हैं। मन्नत जवाब देती है कि वह लिखते जरूर हैं, पर छपवाते नहीं। पहले भी कई लोग आकर उनका फायदा उठा चुके हैं और उसे लगता है नवाब भी वैसा ही करेगा। नवाब इनकार करता है। तभी पास खड़ा आदमी उसे मिनी कहकर बुलाता है। नवाब पूछता है तो वह बताती है कि मिनी उसका निक नेम है, असली नाम मन्नत अली बेग है। जब नवाब अजीज के पास पहुंचता है तो अजीज उसे देर से आने पर टोकते हैं और एक उर्दू डायरी देकर पढ़ने को कहते हैं। नवाब लॉज लौटकर डायरी पढ़ने लगता है। लॉज की बुजुर्ग मालकिन उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती हैं कि मोहब्बत के लिए शायरी जरूरी होती है। वह अपने पति की तस्वीर दिखाकर कहती हैं कि असली प्रेम उन्होंने किया था और उनकी टोपी नवाब को दे देती है। अगले दिन नवाब वही टोपी और काली शेरवानी पहनकर अजीज के घर पहुंचता है।
मन्नत दरवाजा खोलती है और नवाब थोड़ा स्टाइल में पेश आता है। अजीज समझाते हैं कि शायरी के लिए अच्छे कपड़े नहीं, अच्छा दिल चाहिए। इसके बाद अजीज उसे नियमित शायरी सिखाने लगते हैं और नवाब तेजी से सीखता है। उसका असली मकसद अजीज की शायरी हासिल कर प्रेस बचाना है, मगर धीरे धीरे वह मन्नत के प्यार में डूबने लगता है। उधर जुम्मन बाजार में देखता है कि फारूकी नाम के लेखक की किताबें खूब बिक रही हैं। वह नवाब को फोन कर कहता है कि अजीज के पीछे समय मत गंवाओ, फारूकी के पास जाओ। जवाब में नवाब एक शेर सुनाता है। जुम्मन हंसकर पूछता है, क्या फिर किसी से प्यार हो गया? नवाब कहता है, वह जहां जाता है शिकार करके लौटता है। जुम्मन पलटकर कहता है कि देखना कहीं खुद शिकार न बन जाओ। नवाब फोन काट देता है। अगले दिन नवाब अपनी लिखी शायरी अजीज को सुनाता है। अजीज उसे और बेहतर अंदाज में पढ़ते हैं। नवाब मन्नत से मजाक करता है पर वह चुप रहती है। तब अजीज बताते हैं कि दिल टूटने के बाद वह ऐसी हो गई। यह सुनकर नवाब का लगाव और बढ़ जाता है, जिसे अजीज भी महसूस कर लेते हैं। एक दिन मन्नत बाजार से सामान लेकर रिक्शा ढूंढ रही होती है। नवाब मदद की पेशकश करता है। वह मना करती है पर नवाब सामान उठा लेता है। वजन ज्यादा होने पर खुद ही रिक्शा बुला लेता है। रास्ते में मन्नत उसे चेतावनी देती है कि अगर उसके पिता को पता चला कि वह झूठे इरादे से शायरी सीख रहा है तो उन्हें बहुत दुख होगा, इसलिए उनसे ज्यादा करीब ना हो। नवाब कहता है कि वो मन्नत के पिता से नहीं बल्कि उससे दोस्ती करना चाहता है। ये सुनकर मन्नत भड़क जाती है और उसे रिक्शा से उतार देती है। मायूस नवाब उस्ताद अजीज के पास पहुंचता है। उस्ताद तुरंत समझ जाते हैं कि मामला दिल का है। पूछते हैं, प्यार का चक्कर है क्या? नवाब हाँ कह देता है। जब अजीज उसकी प्रेमिका की फोटो मांगते हैं तो नवाब बोलता है कि फोटो नहीं है। अजीज अपना कैमरा दे देते हैं। अगले दिन नवाब दूर से मन्नत की फोटो ले रहा होता है। एक आदमी पूछता है, किसकी फोटो ले रहे हो? नवाब कहता है, जान पहचान की है। वो आदमी कहता है, पास जाकर लो। लेकिन नवाब जवाब देता है कि दूर से ही ठीक है। वो औरतों की इज्जत करता है। थोड़ी देर बाद वही आदमी मन्नत के पास हाथ जोड़ता दिखता है। नवाब का गुस्सा फट पड़ता है और वो उसे पीट देता है। मन्नत रोककर बताती है कि वो उसका पति है। नवाब सन्न रह जाता है। शाम को नवाब अजीज से कहता है कि शायद वो प्यार में कभी कामयाब नहीं होगा। अजीज समझाते हैं कि किसी भी चीज को वक्त देना पड़ता है। कहानी जुम्मन की तरफ मुड़ती है। जुम्मन सैलून में महंगा हेयर कट मांगता है। पास बैठा लेखक मजाक करते हुए पूछता है, क्या खजाना मिल गया? जुम्मन गलती से अजीज का नाम ले लेता है। लेखक हंसकर कहता है कि अजीज का दौर खत्म हो चुका, उसकी शायरी से कोई अमीर नहीं बनता। परेशान जुम्मन लॉज पर फोन करता है। तभी मन्नत वहां आ जाती है। नवाब मालकिन से कहलवा देता है कि वो कमरे में नहीं है। जुम्मन ये बात सुन लेता है। नवाब मन्नत को कमरे में लाता है। कमरा बिखरा पड़ा है। वो जल्दी जल्दी सामान समेटता है। मन्नत माहौल हल्का करने के लिए शौक पूछती है। बातों बातों में नवाब बोल देता है कि उसे शादी में नागिन डांस करना पसंद है। मन्नत हंसकर पूछती है, अपनी शादी में भी किया था क्या? नवाब कहता है कि उसने शादी ही नहीं की और उल्टा कह देता है कि शादी करके उसने गलती की। मन्नत बताती है कि वो डिवोर्स ले चुकी है। ये सुनते ही नवाब के चेहरे पर रोशनी लौट आती है। वो कहता है, फिर उसे रोका क्यों? वो उसके पति को सबक सिखा देता। मन्नत शांत होकर कहती है, वो उसका पति नहीं, उसकी गलती थी। नवाब पूछता है, क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं? मन्नत जाने लगती है, फिर रुककर उसे सनराइज साथ देखने का न्योता देती है। अगले दिन दोनों साथ सूरज उगता देखते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं। रात को लौटने पर मालकिन बताती है कि भाई का फोन आया था, उसने कह दिया कि नवाब कमरे में नहीं है। अगले दिन नवाब शायरी सुनाता है। अजीज खुश होकर अपनी खास कलम उसे दे देते हैं। नवाब वो कलम मन्नत को भी दिखाता है। दोनों करीब आने लगते हैं। नजर ना लगे इसलिए मन्नत अपनी आंखों का काजल उसके कान के पीछे लगा देती है। नवाब को यह पल बहुत प्यारा लगता है। एक सुबह अजीज उठते हैं तो उन्हें कुछ दिखता नहीं। घबराई मन्नत नवाब को फोन करती है और हॉस्पिटल बुलाती है। तभी जुम्मन आकर कहता है कि मां बहुत बीमार है। नवाब टूट जाता है और मन्नत की जगह मां के पास जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो मन्नत को कॉल करता है, पर वो हॉस्पिटल में बिजी होने की वजह से फोन नहीं उठा पाती। घर पहुंचकर नवाब देखता है मां बिल्कुल ठीक है। जुम्मन ने झूठ बोला था। गुस्से में जुम्मन कहता है कि घर वाले भूखे हैं और नवाब इधर प्यार में खोया है। वो मां के सामने मन्नत की फोटो भी दिखा देता है। नवाब बहाना बनाता है कि वो अजीज को फंसा रहा था, तभी तो कलम भी मिल गई। जुम्मन ताना मारता है कि ऐसी कलम 20 रुपए में मिलती है। वो प्रिंटिंग प्रेस बेचने की बात कहता है और मशीनें बेचने को बोलकर निकल जाता है। उधर अजीज का ऑपरेशन सफल हो जाता है और उनकी आंखों की रोशनी लौट आती है, लेकिन मन्नत उदास रहने लगती है। इधर नवाब भी अंदर से बुझा हुआ है। एक बार नवाब मन्नत को फोन करता है। मन्नत कॉल उठा भी लेती है, लेकिन नवाब के लफ्ज गले में अटक जाते हैं। चुप्पी दूसरी तरफ तक सुनाई देती है। अजीज कहते हैं कि नवाब अच्छा लड़का है, जरूर किसी मुसीबत में फंसा होगा, उसे ढूंढ कर लाओ। इसी दौरान मोबाइल दुकानदार जुम्मन की मां को बटन वाला फोन देता है और प्रिंटिंग प्रेस देखने पहुंचता है। एक दिन नवाब प्रेस से मन्नत को फोन करने की कोशिश करता है।
तभी जुम्मन आ जाता है। फोन के पास देखकर वह भड़क उठता है, गालियां देता है और दोबारा ऐसा न करने की धमकी देता है। भाई के मुंह से ये शब्द सुनकर नवाब टूट सा जाता है। वह कहता है, पहले भाईजान से भाई और अब सीधे तू और गाली तक आ गया। जब तू छोटा था तुझे गोद में खिलाया है मैंने, और सुन, प्रेस बेचने की बात दोबारा मत करना। जुम्मन पल भर नरम पड़ता है, फिर खुद को सख्त कर लेता है। कहता है, बाप बनने की कोशिश मत कर, बाप मर चुका है। नवाब धीरे से जवाब देता है कि हर बेटे में उसका बाप जिंदा रहता है। जुम्मन कहता है कि वह अपनी औलाद को गरीबी नहीं देगा और चला जाता है। इसके बाद नवाब ठान लेता है कि आखिरी बार उस्ताद अजीज से मदद मांगेगा। तभी माँ उसे पिता और अजीज की पुरानी फोटो दिखाती है। बताती है कि दोनों गहरे दोस्त थे, हर शो साथ जाते, हर नई शायरी पहले पिता को सुनाई जाती। दोनों ने किताब छापने का सपना भी देखा था। फिर अजीज की गर्लफ्रेंड अमृता की तबीयत बिगड़ी। इलाज का खर्च पिता ने उठाया, लेकिन उसके बाद अजीज अचानक गायब हो गया। इंतजार करते करते प्रेस में ही पिता की मौत हो गई। यह सुनकर नवाब कसम खाता है कि प्रेस भी बचाएगा और अजीज की शायरी भी दुनिया तक पहुंचाएगा। नवाब सीधे अजीज के पास पहुंचता है। अजीज उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यूं गायब मत हुआ करो, दिल दुखता है। नवाब शायरी सुनाकर माहौल हल्का कर देता है। उधर घर में जुम्मन गुस्से में मां से कहता है कि नवाब किसी शायरी के लिए नहीं, एक लड़की के पीछे गया है और अब उसका नाम घर में कोई नहीं लेगा। इधर अजीज के घर भूरे हंसकर कहता है कि तुम हमें याद करो या नहीं, हमने तुम्हें बहुत याद किया। नवाब बताता है कि उसे प्यार हो गया है। मन्नत सामने आती है तो वह चुप पड़ जाता है। अकेले में मन्नत पूछती है, क्यों चले गए थे? नवाब बताता है कि भाई ने हंगामा किया था। फिर पूछती है, अब क्यों लौटे हो? नवाब साफ कहता है, तुम्हारे लिए। मन्नत कहती है कि उसके पिता हर किसी को पसंद नहीं करते, पर नवाब में उन्हें कुछ खास दिखा। पहली बार फोन पर बात से ही उसे नवाब अच्छा लगने लगा था। बस वाली मुलाकात पर वह मुस्कुराकर कहती है, थोड़ा इम्तिहान जरूरी था। नवाब बताता है कि एक पब्लिशर अजीज की शायरी छापना चाहता है। मन्नत कहती है कि पिता तैयार नहीं होंगे। नवाब समझाता है कि इतना बड़ा हुनर छिपा रहना गलत है। उसे साथ देने को कहता है और वह मान जाती है। अगले दिन नवाब अजीज से दिल्ली छोड़ने का कारण पूछता है। अजीज शायरी में अपना दर्द बयां करते हैं। तभी मन्नत भी उन्हें शायरी छपवाने के लिए कहती है। नवाब कहता है कि इससे नाम और पैसे दोनों मिलेंगे। अजीज मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ना नाम के लिए लिखते हैं ना पैसों के लिए। नवाब समझ जाता है कि यह दीवार सीधी बात से नहीं गिरेगी। कुछ दिन बाद वह देखता है कि अजीज शराब पी रहे हैं। भूरे बताता है कि साल में सिर्फ इसी दिन, क्योंकि आज उनकी पत्नी की बरसी है। नवाब पास बैठता है और कहता है कि अब उसका दिल्ली लौटने का मन नहीं। अजीज पूछते हैं, क्या वहां इतना दुख मिला है तुम्हें? नवाब बताता है कि जब वह 6 साल का था तभी उसके पिता गुजर गए थे। अगर आज जिंदा होते तो बिल्कुल आपके जैसे होते। यह सुनकर अजीज की आंखें भीग जाती हैं। वह अपनी चैन वाली घड़ी उतारकर नवाब को देते हैं और कहते हैं, इसे हमेशा पास रखना। अब हाल ये कि अजीज से शायरी मांगना पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया, इसलिए नवाब नया दांव चलता है। सबको साथ लेकर घूमने निकलता है। रास्ते भर हंसी मजाक करता है और अजीज को उस खास जगह ले जाता है जिसका जिक्र उनकी शायरी में कई बार आया है, जहां लोग मन की मुराद मांगते हैं। अजीज कहते हैं कि सबको आने को कहा, पर खुद कभी आना नहीं चाहा। यह सुनकर नवाब का सब्र टूट जाता है। वह खुलकर बोल पड़ता है कि जिंदगी सिर्फ जज्बात से नहीं, पैसों से भी चलती है। आपके पास मौका है, फिर भी आप पीछे हट रहे हैं। मन्नत का लाइब्रेरी वाला लोन आपके इलाज में चला गया। उसने नौकरी छोड़ी सिर्फ आपकी सेवा के लिए। उसके बाद उसका सहारा कौन बनेगा? भूरे भी अपना भविष्य टालकर आपके साथ खड़ा है। जिम्मेदारी आपसे भाग नहीं सकती। फिर वह भूरे से भी कहता है कि इनकी शायरी के पीछे भागते भागते मेरी जेब खाली हो गई, मेरा प्रेस भी बंद होने वाला है। नवाब के इशारे पर भूरे अजीज को गले लगाकर टूट जाता है। कहता है, आपने पाला, पर मेरे कल का क्या? इतना कहकर खुद रो पड़ता है और शर्मिंदा हो जाता है। उधर अजीज मन्नत को सारा सच बताते हैं। कहते हैं कि उनकी हर शायरी अमृता के लिए थी। स्टेज पर भी वही चेहरा सामने होता था। फिर उन्होंने गलती की, किसी और औरत के करीब चले गए। अमृता ने देख लिया, धोखा सह न सकी और गर्भ की हालत में ही अपनी जान दे दी। जाते जाते मन्नत को उनके पास छोड़ गई। उसके बाद जो भी लिखा वह शायरी नहीं, माफी की पुकार थी। इसीलिए वह उसे छपवाना नहीं चाहते। नवाब छिपकर यह सब सुन लेता है और सन्न रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि अजीज उसके पिता से दूर क्यों हुए थे। सच जानकर नवाब शायरी पाने की जिद छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। मन्नत बताती है कि वह फिर चला गया। भटकते हुए नवाब का एक्सीडेंट हो जाता है। एक नेक आदमी उसे बचाकर इलाज कराता है और वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसी दौरान अजीज का इंतकाल हो जाता है। जब नवाब लौटता है तो मन्नत कहती है कि बहुत देर कर दी, पिता अब नहीं रहे, पर अपनी सारी चीजें तुम्हारे नाम कर गए। नवाब चुपचाप सामान ले लेता है। मन्नत का दिल टूट जाता है। वह कहती है कि तुम हमेशा इन्हीं कागजों के पीछे थे, मुझसे कभी प्यार नहीं किया। दिल्ली लौटकर नवाब को सामान में एक सीडी मिलती है।
उसमें अजीज की आखिरी आवाज कैद होती है। वह कबूल करते हैं कि अमृता और सैफुद्दीन दोनों की मौत का बोझ उनके सिर है। पहली मुलाकात में ही वह नवाब को पहचान गए थे। दोस्त का बेटा आंखों से झलक रहा था। कहते हैं कि सैफुद्दीन की नजर हमेशा मेरी शायरी पर रहती थी, ठीक तुम्हारी तरह। इसलिए सब तुम्हें सौंप रहा हूं, पर मेरे नाम से मत छपवाना। यह मेरी माफी है, शोहरत नहीं। अगर कभी बेटी हो तो उसका नाम अमृता रखना, और वक्त मिले तो मेरी कब्र पर जरूर आना। बातें अधूरी हैं। यह सुनकर नवाब का दिल भर आता है। वह सीधे अजीज की कब्र पर पहुंचता है, जैसे देर से आया शागिर्द आखिरी हाजिरी देने आया हो। लेकिन नवाब कब्र पर पहुंचकर एक अलग फैसला करता है। वह सारी शायरी के कागजात वहीं छोड़ देता है। अब उसके अंदर फेमस होने का लालच खत्म हो चुका था। वह हल्का दिल लेकर लौटता है। रास्ते में देखता है कि मन्नत भी अपना घर छोड़कर जा रही है। दोनों गाड़ियों में आमने सामने आते हैं, नजरें मिलती हैं पर लफ्ज नहीं निकलते। दोनों चुप हैं, पर दिलों में तूफान चल रहा है। कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। अब नवाब ने रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल ली है। वहां वह लोगों को शायरी सुनाता है, किताबें पढ़ाता है, जैसे सफर करते लोगों को सफर का साथी मिल गया हो। लोग उससे पूछते हैं, आप अपनी शायरी छपवाते क्यों नहीं? नवाब मुस्कुराकर कहता है, सही वक्त आने पर जरूर छपवाऊंगा। उसी समय ट्रेन चलने लगती है और नवाब की नजर एक डिब्बे पर ठहर जाती है। अंदर बैठी होती है मन्नत। 3 साल बाद वही चेहरा, वही खामोश चमक। नवाब बिना सोचे चलती ट्रेन में चढ़ जाता है और उसके पास जाकर बैठता है। वह हल्की शिकायत भरे अंदाज में कहता है, मैं तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहा था, तुमने चैन क्यों नहीं खींची? मन्नत उसे देखती है और शांत आवाज में कहती है, तुमने तो मुझे आज देखा है, पर मैं 3 साल से रोज इसी रास्ते से गुजरती हूँ। हर बार तुम्हें देखती थी, पर तुमने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। यह सुनकर नवाब की सारी दूरी टूट जाती है। वह कहता है, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सफर, इंतजार और मोहब्बत एक ही फ्रेम में आकर ठहर जाते हैं। यही कहानी खत्म होती है। सच यही है, प्यार की कीमत अक्सर तब समझ आती है जब दिल फिसल चुका होता है। कुछ गलतियां एक माफी से भर जाती हैं, कुछ पूरी उम्र साथ चलती हैं। इसलिए जिस दिल को सच में चाहो, उसे कभी धोखा मत देना। फिलहाल कहानी यहीं खत्म। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।